तो हेलो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा वही चल रहा था, मेटलर्जी यानी कि आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। और मैंने आपको बताया था किसी भी एलिमेंट की मेटलर्जी में 5 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप कौन सी मैंने आपको बताई थी? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हमें सेकेंड स्टेप डिस्कस करनी है, विच इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफैक्शन ऑफ ओर। पिछली क्लास में मैंने आपको यहीं पर स्टॉप किया था। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट स्टेप, विच इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग या फिर इसी का एक और नाम है बेनिफैक्शन ऑफ ओर। इसे मैं रब कर देता हूं थोड़ा। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग या फिर बेनिफैक्शन का मतलब क्या होता है? तो जब हम क्या करते हैं, ओर को अर्थ से माइन करके ले आते हैं, अपनी अर्थ क्रस्ट से माइन करके ले आते हैं, तो ओर के साथ मेरे साथ पास क्या होता है? बहुत सारी इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड होती हैं। इज इट ओके? जब ओर को हम अर्थ से माइन करके ले आएंगे तो ओर के साथ क्या होंगी? बहुत सारी इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड होंगी। क्या क्या इम्प्योरिटी एसोसिएटेड होगी? उसके साथ बहुत सारे सैंड के पार्टिकल्स एसोसिएटेड होंगे, सॉइल होगी, है कि नहीं, स्टोन्स और भी बहुत सारे इस तरीके से इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड होंगी। ठीक है, तो याद रखना कि जो ओर के साथ ये इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड है, इन एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? गैंग और मैट्रिक्स। इज इट ओके? आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है व्हाट इज गैंग और मैट्रिक्स, या फिर डिफाइन गैंग और मैट्रिक्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, डिफाइन करने हैं, तो हम अभी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ओर के साथ जो इम्प्योरिटी एसोसिएटेड हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? गैंग या मैट्रिक्स। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? तो ओर से गैंग या मैट्रिक्स यानी कि जो उससे एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन। इज इट ओके? तो पहले इतने पॉइंट्स लिखते हैं, फिर हम आगे क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए, इम्प्योरिटीज इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ सैंड, सॉइल, स्टोन एक्सेट्रा आर एसोसिएटेड विथ ओर। ठीक है, ओर के साथ ये सारी चीजें क्या होती हैं? एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, दीज अनवांटेड। अनवांटेड मतलब जिनकी हमें जरूरत नहीं है। दीज अनवांटेड अर्थी एंड सिलिशियस इम्प्योरिटी associated with ore, associated with ore are called gang, GANGUE, gang और मैट्रिक्स। ठीक है, MATRIX। अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं स्पेलिंग प्रोनाउंस भी कर रहा हूं, गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है, तो ओर के साथ जो एसोसिएटेड अर्थी और सिलिशियस इम्प्योरिटी है। अर्थी और सिलिशियस इम्प्योरिटी का मतलब क्या हो गया बेटा? आप सभी को पता होगा कि बालू, रेत जिसे बोलते हैं ना, वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? SiO2, सिलिका, मतलब वो सिलिका की बनी होती है कि नहीं?
सैंड, जिसको बालू बोलते हैं ना, सॉइल, तो ये जो सैंड और सॉइल ये सब क्या है, सिलिका के ही कंपाउंड है, तो इन्हें हम बोलते हैं सिलीसियस इम्प्योरिटी। और अर्थी का मतलब भी वही हो गया कि वही अर्थ से आ रहा है, तो उसके साथ जो स्टोन वगैरह सब जुड़े हैं, है कि नहीं। तो ये जो अनवांटेड अर्थी और सिलीसियस इम्प्योरिटी है, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, गैंग या मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ गैंग और मैट्रिक्स, रिमूवल ऑफ गैंग और मैट्रिक्स इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ओर का कंसंट्रेशन, इससे आप क्या समझते हो। तो सिंपल सी बात है, गैंग या मैट्रिक्स को ओर से रिमूव करना, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब ध्यान से देखिएगा आप कि प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए हमारे पास कई सारी मेथड्स है कि नहीं, टोटल 4 मेथड्स हैं। अब अलग अलग टाइप के ओर के लिए हम अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो उन चारों मेथड्स को हमें सीखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार हमारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो हर साल ही क्वेश्चन आएगा, है कि नहीं, छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के, और बाकी नेट और जेईई में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं इनसे। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। तो पहला पॉइंट तो पैराग्राफ चेंज करके यही लिख लेंगे हम, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ore and impurities associated with it, there are following four कंसंट्रेशन मेथड्स। टोटल कितनी कंसंट्रेशन मेथड्स हैं, 4 कंसंट्रेशन मेथड्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है ये वाला, आई थिंक, है कि नहीं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पीछे, यस लाइट है, कोई बात नहीं। तो ये क्लियर है कि कितनी कंसंट्रेशन मेथड्स है मेरे पास, 4 कंसंट्रेशन मेथड्स। तो पहली कंसंट्रेशन मेथड है जो बेटा, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, या प्यारे बच्चों इसी का दूसरा नाम होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग। और इसी का एक और नाम होता है लेविगेशन, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन मेथड है, ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर लेविगेशन, ठीक है। अब देखिए इससे 2 पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या होता है, इसका प्रिंसिपल पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है हाइड्रोलिक वॉशिंग का, मतलब ये किस चीज पर बेस्ड है, किस चीज पर ये वर्क करती है। तो देखिए क्या है इसका प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द difference in specific gravity
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स, ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। अब बच्चों आपको शायद समझ में ना आ रहा हो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। आपको पता होगा कि जो सॉलिड या लिक्विड होते हैं उनकी रिलेटिव डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, उनकी रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है इस चीज को मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, आप सिंपली समझ लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ही क्या है, डेंसिटी। तो जाहिर सी बात है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो चीज़ क्या होगी, हैवियर होगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो लाइटर होगी। नहीं आया समझ में? ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है ओर और गैंग पार्टिकल की डेंसिटी पर। ठीक है, उस चीज़ को मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा है। डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो हैवी होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो लाइटर होगा। मतलब इसमें कोई एक चीज़ हैवी होगी और एक कोई चीज़ लाइटर होगी। ठीक है, कौन सी चीज़ हैवी होगी, कौन सी चीज़ लाइटर होगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है इसका प्रिंसिपल, 1 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में, आपको सीधे लिखना है इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, किस टाइप के ओर को हम ग्रेविटी सेपरेशन से कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, देखिए ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स, कार्बोनेट ओर्स are concentrated by बोलो क्या, are concentrated by gravity separation। ये किस मेथड से सेपरेट किए जाएंगे, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, क्यों किए जाते हैं ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसलिए किए जाते हैं क्योंकि देखिए जो ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर होते हैं उनमें जो ओर है, ओर पार्टिकल्स हैं, ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर पार्टिकल्स जो है वो हैवी होते हैं और उनसे जो एसोसिएटेड अर्थी और सिलिशियस इम्प्यूरिटी हैं वो क्या होती हैं, लाइटर होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ओर, कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर का कंसंट्रेशन हम किस मेथड से करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन से। अब नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल देखा हमने, किस टाइप के ओर इस मेथड से कंसंट्रेट किए जाते हैं ये भी हमने सीखा। अब इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से हम ग्रेविटी सेपरेशन का यूज करके कार्बोनेट या फिर ऑक्साइड ओर का कंसंट्रेशन करते हैं, तो इसका प्रोसीजर क्या है, या फिर कुछ बुक में इसी को मैथडोलॉजी भी लिखा रहता है, लिख लीजिए आप, दोनों का मीनिंग सेम है, मैथडोलॉजी। ठीक है, देखिए ग्रेविटी सेपरेशन से ओर का कंसंट्रेशन करने के लिए हम एक टेबल यूज करते हैं जिसे बोलते हैं विल्फ्ले टेबल। ठीक है, तो विल्फ्ले टेबल इज यूज्ड। अब ये विल्फ्ले टेबल क्या होती है और इसकी हेल्प से हम किस तरह से कंसंट्रेशन करते हैं वो सीखते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके एग्जाम में आपसे प्रोसीजर लिखने के लिए नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा सिर्फ प्रिंसिपल और किस टाइप के ओर का कंसंट्रेशन किया जाता है।
प्रोसीजर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझ लीजिए। तो देखिए विल्फले टेबल में क्या होता है, इस तरीके से मेरे पास एक वुडन स्लैंटिंग फ्लोर होता है। ये क्या है, वुडन स्लैंटिंग फ्लोर। वुडन स्लैंटिंग फ्लोर का मतलब क्या हो गया बेटा, एक लकड़ी का तख्ता, मतलब एक लकड़ी की ऐसी लंबी सी लकड़ी रहती है। और स्लैंटिंग का मतलब क्या होता है, स्लैंटिंग का मतलब क्या होता है, झुकावदार। इस तरीके से झुका हुआ एक लकड़ी का तख्ता होता है, फंटी होती है, हम लोग उसको यही बोलते हैं, ठीक है। अब इस लकड़ी के वुडन स्लैंटिंग फ्लोर पे इस तरीके से तिरछे लकड़ी के बने हुए ही खांचे लगे होते हैं, और खांचों को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रिफेल्स। तो ये क्या लगे हुए हैं इसके ऊपर, रिफेल्स। मैं इसको रब कर दे रहा हूं, रिफेल्स लगे हुए हैं, ऐसे लकड़ी के बने हुए इसके ऊपर ऐसे खांचे लगे होते हैं। तो खांचों को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रिफेल्स, RIFFLES, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक टैप लगा होता है, यानी कि नल लगा हुआ होता है, जिससे क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली वाटर क्या करता रहता है, यहाँ पर फ्लो करता रहता है। तो वाटर इस तरीके से यहाँ पर पूरा फ्लो करता रहता है, ये वाटर है। ये वाटर फ्लो कर रहा है और ये वाटर आगे नीचे यहाँ पर आकर के गिर जाएगा। यहाँ पर हमने एक बकेट रख रखी है और ये वाटर इसमें आकर के फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से हम क्या करते हैं, इस तरीके से जो मेरा ओर है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से नीचे गिराते हैं। ये मेरा क्या है, इम्प्योर ओर है, जिसके साथ क्या एसोसिएटेड है, इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड है। तो जब आप इसको नीचे गिराएंगे यहाँ पर, तो देखिए जो ओर पार्टिकल्स है वो क्या है, हैवी है। तो ओर पार्टिकल्स क्या होंगे, हैवी होने के कारण इन रिफिल्स पे यहाँ पर आकर के वो इकट्ठा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जो इम्प्योरिटीज है, चूंकि वो लाइटर है तो वो क्या हो जाएंगी, वॉश होके आगे आ जाएंगी। कुछ और पार्टिकल्स जो होंगे वो यहाँ पर सेटल नहीं हो पाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, आगे आके सेटल हो जाएंगे यहाँ पर भी जो और पार्टिकल्स सेटल नहीं हो पाएंगे वो यहाँ पर आगे सेटल हो जाएंगे। क्लियर है। और जो इम्प्योरिटीज है वो चूंकि लाइटर है तो वो आकर के कहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी, इस वाटर के साथ फ्लो करके इस बकेट या कंटेनर में एक्यूमुलेट हो जाएंगी। ये क्या है, इम्प्योरिटी है, ठीक है। इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, विल्फले टेबल। कोई प्रॉब्लम? एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं प्रोसीजर किस तरीके से हम करते हैं। तो इसके लिए ग्रेविटी सेपरेशन के लिए हम विल्फले टेबल का यूज करते हैं। विल्फले टेबल में क्या होता है, इस तरीके से एक, सॉरी ये मिट गया है। विल्फले टेबल में प्यारे बच्चों क्या होता है, इस तरीके से एक वुडन स्लैंटिंग फ्लोर होता है। वुडन मतलब लकड़ी का बना हुआ, स्लैंटिंग मतलब झुकावदार, लकड़ी का एक तख्ती होती है, फंटी होती है। और इसके ऊपर इस तरीके से लकड़ी के बने हुए ही खांचे लगे होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रिफिल्स। ऊपर से यहाँ पर हम क्या करते हैं, इम्प्योर ओर गिराते हैं और यहाँ से वाटर कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहता है। तो चूंकि ओर पार्टिकल्स हैवी होते हैं तो ओर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इन रिफिल्स के पास आके
स्टोर हो जाएंगे, है कि नहीं, सेटल हो जाएंगे। और इम्प्योरिटीज चूंकि लाइटर है वो फ्लो करके कहाँ गिर जाएंगी, आगे यहाँ पर गिर जाएंगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ओर को इम्प्योरिटी से ओर से इम्प्योरिटी को अलग कर देंगे। ये क्या है, मेरे ओर पार्टिकल्स हैं। कोई प्रॉब्लम? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, और इससे ज़्यादा इसमें हमें कुछ करना नहीं है। आप इसको बना लीजिए, तब तक मैं इधर रब करता हूँ, फिर नेक्स्ट कंसंट्रेशन मेथड हम पढ़ते हैं। बना लिया इसको भी मैं रब कर देता हूँ। रब कर रहा हूं मैं इसे। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट कंसंट्रेशन मेथड है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें भी आपको दो चीज याद रखना है, ये किस टाइप के ओर के लिए यूज की जाती है और इसका प्रिंसिपल क्या है। मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रिंसिपल ये है बेटा कि ये मेथड तब यूज की जाती है जब आइदर और या फिर उससे एसोसिएटेड इम्प्यूरिटी दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक हो और दूसरी नॉन मैग्नेटिक है। मतलब अगर और मैग्नेटिक है तो उससे एसोसिएटेड इम्प्यूरिटीज कैसी होनी चाहिए, नॉन मैग्नेटिक। या फिर अगर और नॉन मैग्नेटिक है तो उससे एसोसिएटेड इम्प्यूरिटीज क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक होनी चाहिए। तब हम किसका यूज करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड when either ore or gang is magnetic in nature while impurities are when either ore or gang is magnetic in nature while impurities while another one is non-magnetic in nature, non-magnetic in nature। ठीक है। This method is used when either ore or gang is magnetic in nature while another one is non-magnetic in nature। जब दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक हो और दूसरी चीज क्या हो, नॉन मैग्नेटिक हो, तब इस मेथड को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं लिखने के लिए। पहला एग्जाम्पल देखिए, हेमेटाइट। हेमेटाइट किसे बोलते हैं बेटा, Fe2O3, this is called hematite। मैग्नेटाइट, Fe3O4 एंड क्रोमाइट। क्रोमाइट किसे बोलते हैं,
एंड क्रोमाइट FeCl2O4, hematite, magnetite and chromite are magnetic ore of iron and chromium. While the impurities associated with it are non-magnetic in nature. Non-magnetic in nature. Hence, they are concentrated by magnetic separation. They are concentrated by magnetic separation. ठीक है, याद रखेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बोला है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके ओर होते हैं? आयरन के। जबकि ये जो FeCl2O4 लिखा है क्रोमाइट, ये किसका ओर होता है? ये क्रोमियम का होता है। और ये तीनों ही ओर कैसे होते हैं? मैग्नेटिक होते हैं। लेकिन इनके साथ जो एसोसिएटेड इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी कैसी होती है? नॉन मैग्नेटिक होती है। तो जाहिर सी बात है ओर मैग्नेटिक है और इम्प्योरिटीज कैसी हैं? नॉन मैग्नेटिक है। तो इसका कंसंट्रेशन किस मेथड से हम करेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन से। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए कैसेटिराइट, कैसेटिराइट ये इसी को टिन स्टोन बोलते थे ना, SnO2 इज नॉन मैग्नेटिक ओर ऑफ टिन। SnO2 किसका ओर है? टिन मेटल का, है कि नहीं? और ये कैसा होता है? नॉन मैग्नेटिक। लेकिन इसके साथ जो एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज हैं आयरन और क्रोमियम की, वो कैसी हैं? वो कैसी हैं? मैग्नेटिक है। इस वजह से कैसेटेराइट का भी कंसंट्रेशन हम किस मेथड से करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन से। तो कैसेटेराइट इज नॉन मैग्नेटिक ओर ऑफ टिन वाइल impurities of iron and chromium associated with it are magnetic in nature, are magnetic, दिख रहा है आपको? इट आर मैग्नेटिक इन नेचर। वो इम्प्योरिटीज कैसी हैं? मैग्नेटिक है। अगर किसी को ना दिख रहा हो तो क्या लिखा है? क्रोमियम एसोसिएटेड विथ इट आर मैग्नेटिक इन नेचर। फुल स्टॉप। आगे आपको समझ में आ गया होगा। इसी वजह से इसका भी हम कंसंट्रेशन किस मेथड से करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन से। तो आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि नहीं? ऐसे दो मेटल्स का नाम बताओ जिनका ऐसे दो ओर्स का नाम बताओ जिनका कंसंट्रेशन हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन से करेंगे। तो कितने मैंने आपको बता दिए? 4। हेमेटाइट का भी करेंगे, मैग्नेटाइट का भी करेंगे, क्रोमाइट का भी करेंगे और कैसेटेराइट का भी कंसंट्रेशन हम मैग्नेटिक सेपरेशन से करते हैं। अब इसका हम सीखेंगे मेथडोलॉजी या फिर प्रोसीजर क्या होता है, कैसे इस चीज़ को अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन को। इज इट ओके? प्रोसीजर हमसे हमारे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है तो ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लिखेंगे नहीं, बस समझ लेंगे। प्रोसीजर
तो देखिए प्रोसीजर में क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन में हमारे पास इस तरीके से दो मूविंग व्हील्स होते हैं। मूविंग व्हील्स मतलब मूव करने वाले पहिए। इस तरीके से ये मूविंग व्हील है, ये एक पहिया है और ये एक दूसरा पहिया है, ठीक है। और इन मूविंग व्हील्स के ऊपर इस तरीके से मेरे पास एक बेल्ट लगी होती है। क्या लगी होती है? एक बेल्ट लगी होती है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये थोड़ी ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, मूविंग बेल्ट, जो इस तरीके से क्या करती रहती है, इस रोलर के ऊपर रोटेट करती रहती है। तो ये क्या है मेरे पास, मूविंग बेल्ट, ठीक है। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, दूसरा कि इनमें से ये जो रोलर है कि नहीं, ये व्हील्स हैं, इनमें से एक रोलर मैग्नेटिक होता है और दूसरा कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक, है ना। तो ये नॉन मैग्नेटिक है और ये कैसा है, मैग्नेटिक है। तो दिस इज अ मैग्नेटिक व्हील, व्हील मतलब पहिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मेरा जो ओर है उसको एक एंड पर, इस बेल्ट के एक एंड पे, या फिर आप ऐसे बोलो कि जो नॉन मैग्नेटिक व्हील है इसके ऊपर यहां पर गिराते हैं ऐसे। तो ये मेरा क्या है, ओर है, ठीक है, ORE। अब जब आप इसको गिराओगे तो ये ओर पार्टिकल्स इस बेल्ट के ऊपर गिरेंगे, तो ये बेल्ट के साथ होते हुए क्या करेंगे, आगे यहां पर बढ़ेंगे। और इन ओर के साथ क्या एसोसिएटेड है, इम्प्योरिटीज भी एसोसिएटेड है। तो देखिए जब यहां पर ये आएंगे तो ये मैग्नेटिक है, तो मान लेते हैं कि जो ओर पार्टिकल्स है वो मैग्नेटिक है, तो ओर पार्टिकल्स इस बेल्ट से क्या हो जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। ये जो व्हील है ये कैसा है, मैग्नेटिक है, तो ओर पार्टिकल्स भी मैग्नेटिक है, तो ओर पार्टिकल्स इस मैग्नेटिक व्हील से क्या रहेंगे, चिपके रहेंगे। तो देखिए यहां पर मैंने दो कंटेनर इस तक रखे हुए हैं। अब ओर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, यहां पर आएंगे और इसके बाद यहां पर ये इसके अंदर गिर जाएंगे ग्रेविटी की वजह से, है कि नहीं। और जो इम्प्योरिटीज थी वो क्या हो जाएंगी, वो तो स्टिक नहीं करेंगी, वो तो यहीं पे अलग हो जाएंगी। तो इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी, व्हील से दूर जाके गिरेंगी, ऐसे तेजी से ये घूमता रहेगा, तो इम्प्योरिटीज ऐसे दूर जाके आगे गिरेंगी, और जबकि जो ओर पार्टिकल्स वो इसके स्टिक करके इसके पास ही यहां पर गिर जाएंगे। ये सब मैं लिखवा नहीं रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, मेरा ओर है, और ये क्या है, इम्प्योरिटी है। थ्योरी इसकी इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं आपको क्योंकि एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। प्रोसीजर बस हमारे समझने के लिए है। ये मैग्नेटिक व्हील है, ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है, ये मूविंग बेल्ट है। जब ओर इसके साथ गिरेगा तो बेल्ट के साथ होते हुए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो ओर चूंकि मैग्नेटिक है तो वो क्या करेगा, इस व्हील से स्टिक कर जाएगा, और स्टिक कर जाएगा तो वो व्हील के पास आके गिरेगा, जबकि जो इम्प्योरिटीज है वो व्हील से दूर जाकर गिरेंगी। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैग्नेटिक सेपरेशन।
तो हमारी दूसरी कंसंट्रेशन मेथड भी कंप्लीट हो गई। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट कंसंट्रेशन मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। आज 3 डिस्कस करेंगे, चौथी वाली जो है वो कल डिस्कस करेंगे। लिखवाने में काफ़ी टाइम लग जाता है एक्चुअली, है ना। तो खैर, तो थर्ड कंसंट्रेशन मेथड है मेरे पास फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है, FROTH, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। आगे से इसको शॉर्ट में FFP बोलेंगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। अब देखो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में वही 2 चीज़ हमें सबसे पहले पढ़नी है, क्या? प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? तो देखिए प्रिंसिपल पहले मैं लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। इट इज बेस्ड ऑन द it is based on preferential wetting property, preferential wetting property of ore and gangue particles, ore and gangue particles with pine oil and water, ठीक है। एक बार पढ़िए, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिफरेंशियल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स विथ ऑयल एंड वाटर। तो सबसे पहले बेटा प्रिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? प्रिफर करना, चूज करना। मेरे पास 2 चीज़ें हैं, उनमें से मुझे कोई एक चीज़ चूज करनी है कि नहीं? तो मैं किसे चूज करूंगा? जो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद होगी, यानी कि मैं किसे प्रेफर करूंगा? जो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद होगी। वेटिंग का मतलब क्या होता है? तो देखिए वेटिंग का मतलब तो वैसे गीला करना होता है, भिगोना होता है, वेट करना। पानी में कपड़े डाल दो, कपड़े क्या हो जाएंगे? वेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर वेट होने का मतलब होता है स्टिक करना। स्टिक करना मतलब चिपकना। तो क्या होगा कि जो ओर पार्टिकल है वो किसको जाकर के स्टिक करेंगे, यानी कि किसको प्रेफर करेंगे वेट करना? वो प्रेफर करेंगे पाइन ऑयल को, ठीक है। और जो गैंग पार्टिकल है वो किसको प्रेफर करेंगे? वो प्रेफर करेंगे वाटर को, है कि नहीं? क्योंकि गैंग पार्टिकल्स कैसे होंगे? हाइड्रोफिलिक, और जो ओर पार्टिकल्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होंगे। तो वो ऑयल को स्टिक करना प्रेफर करेंगे, जबकि गैंग पार्टिकल्स किसको स्टिक करना प्रेफर करेंगे? वाटर को। क्लियर है? तो पहले आप याद करिएगा लिखना कैसे है, क्योंकि डेफिनेशन आपके एग्जाम में लिखने के लिए आएगी, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रेफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स विथ पाइन ऑयल एंड वाटर। ओर पार्टिकल्स किसको वेट करेंगे? पाइन ऑयल को। गैंग पार्टिकल्स किसको वेट करेंगे? वाटर को, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग आपसे पूछा जाएगा कि किस टाइप के ओर्स का कंसंट्रेशन हम FF प्रोसेस से फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सल्फाइड ओर्स। कोई भी सल्फाइड ओर होगा, अगर उसका कंसंट्रेशन मुझे करना है तो उसका कंसंट्रेशन मैं किस मेथड से करूंगा? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, ठीक है। तो इस चीज को लिखें। चलिए
तो froth flotation process is mainly used for the concentration of सल्फाइड ओर्स। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फाइड ओर्स बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सच एज कोई भी सल्फाइड ओर हो, जैसे ZnS। ZnS का नाम मैंने आपको क्या बताया था? जिंक ब्लेंड या फिर स्फेलेराइट। CuFeS2, देखिए इसमें भी सल्फर है कि नहीं। कॉपर पायराइट, PbS, गैलेना, HgS, सिनेबार, एक्सेट्रा। जितने भी FeS2 है ना, आयरन पायराइट, तो जितने भी सल्फाइड ओर्स होते हैं उन सब का कंसंट्रेशन हम किस मेथड से करते हैं? बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है? ये बेस्ड होता है प्रेफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टी पर। प्रेफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टी रट लीजिए इसको, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका प्रोसीजर क्या होता है, उस चीज को सीखने से पहले हमें कुछ चीजें और सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए उन चीज़ों को सीखते हैं, फिर आगे हम इसका प्रोसीजर सीखेंगे। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं, पॉइंट टू रिमेंबर आप करके लिख सकते हो, PTR, ठीक है। तो पहला चीज़ हम पढ़ेंगे फ्रॉथिंग एजेंट या फिर फ्रॉथर्स किसे बोलते हैं? फ्रॉथिंग एजेंट या फिर फ्रॉथर्स किसे बोलते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस जिनका यूज करेंगे हम फ्रॉथ यानी कि क्या? झाग। जैसे साबुन का झाग होता है, वैसे यहाँ पर भी हमें क्या बनाना है? फ्रॉथ बनाना है, ठीक है। तो जिन सब्सटेंस का हम यूज करेंगे टू जनरेट द फ्रॉथ, उन्हें हम क्या बोलेंगे? फ्रॉथिंग एजेंट या फिर फ्रॉथर्स, है कि नहीं। तो लिख लेते हैं सब्सटेंस which are used to generate froth are called frothing agent। एग्जाम्पल क्या है? किन सब्सटेंस का यूज करेंगे? तो हम यहां पर यूज करेंगे पाइन ऑयल का, पाम ऑयल का भी कर सकते हैं, या फिर यूकेलिप्टस ऑयल, ठीक है। इन सब्सटेंस का यूज करेंगे हम टू जनरेट द फ्रॉथ, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसी में फ्रॉथिंग एजेंट के बाद फ्रॉथ स्टेबलाइजर। फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स, फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स क्या होंगे? तो अब एक बार फ्रॉथ बन गया है तो फ्रॉथ टूट ना जाए, है ना, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? फ्रॉथ स्टेबलाइजर, जो फ्रॉथ को क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। तो सब्सटेंस which are used to stabilize, which are used to stabilize the froth, are called froth stabilizer। फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स हम क्या यूज करते हैं? तो फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स हम यूज कर सकते हैं एनिलीन,
या फिर यूज करते हैं क्रेसॉल्स। इनके स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ रखे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एनालिन है ना, और क्रेसॉल्स के। इसके बाद थर्ड एक और चीज होगी जिसे हम बोलेंगे कलेक्टर। कलेक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करेंगे, जो मेरे ओर पार्टिकल्स है उनकी वेटिंग प्रॉपर्टी को, वेटिंग प्रॉपर्टी मतलब उनकी पाइन ऑयल से स्टिक होने की प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, इनहांस कर देंगे। इज इट ओके? उन्हें हम क्या बोलेंगे, कलेक्टर्स। तो सब्सटेंस विच आर यूज्ड to enhance the wetting property of ore, wetting property of ore are called collectors। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, कलेक्टर हम क्या यूज करते हैं, तो कलेक्टर हम मेनली यूज करते हैं पोटेशियम एथिल ज़ेंथेट, या फिर हम यूज कर सकते हैं पोटेशियम लॉरेल सल्फेट। इज इट ओके? पोटेशियम लॉरेल सल्फेट। अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज़ और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो कलेक्टर्स होते हैं वो ओर की वेटिंग प्रॉपर्टी को किस तरीके से इन्हांस करते हैं, ये मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस का भी पार्ट नहीं, हमसे पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको सीखना हो कि कलेक्टर किस तरीके से वेटिंग प्रॉपर्टी को इन्हांस करते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगा। इज इट ओके? कलेक्टर। इसके बाद एक और चीज होगी जिसे हम बोलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट्स। ठीक है, डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के सल्फाइड ओर की वेटिंग प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इज इट ओके? तो substance which are used to depress the wetting property which are used to depress the wetting property, वो क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड डिप्रेसेंट। एग्जाम्पल क्या है डिप्रेसेंट का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोडियम साइनाइड को हम यूज करते हैं एज अ डिप्रेसेंट इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में। ठीक है, अब ये आप लिख लीजिए। इसके बाद इसका हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर। क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर। प्रोसीजर कैसा है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का। तो मैं रब कर दे रहा हूं सारा का सारा। प्रोसीजर। इसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक लार्ज टैंक लेते हैं।
और इस टैंक में हम वाटर फिल कर लेते हैं, इस टैंक में हम वाटर फिल कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इस वाटर में हम क्या ऐड कर देते हैं, मेरा ओर प्लस जो मेरा फ्रॉथिंग एजेंट है या फिर फ्रॉथर्स प्लस फ्रॉथ स्टेबलाइजर भी, स्टेबलाइजर फ्रॉथ स्टेबलाइजर प्लस और क्या ऐड करेंगे, मेरा कलेक्टर, जो कलेक्टर है पोटेशियम एथिल सल्फेट उसे भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाटर टैंक के अंदर हम इस तरीके का मेरे पास एक अरेंजमेंट होता है, और इस पे यहाँ पर इस तरीके से स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पर एयर पास करते हैं, एयर पास करते हैं, और जो एयर पास करते हैं वो बहुत ही हाई प्रेशर पर पास करते हैं। क्यों हाई प्रेशर पे पास करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। हाई प्रेशर पे पास करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप इससे, इस ट्यूब से इस वाटर के अंदर बहुत हाई प्रेशर पे एयर पास करेंगे तो एयर क्या होगी, इन स्मॉल साइज के होल से बाहर आएगी, बहुत तेजी से बाहर आएगी। इन होल्स को हम क्या नाम देते हैं, इन्हें टूअर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टूअर्स, TUYERS, ठीक है, टूअर्स। तो जब इनसे एयर बहुत तेजी से बाहर आएगी तो वो इस मेरे मिक्सचर को क्या करेगी, एजिटेट कर देगी, एजिटेट कर देगी, दैट मीन्स उत्तेजित कर देगी, है कि नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि आप वाटर में क्या करें, डिटर्जेंट को डाल देते हैं, तो वाटर में डिटर्जेंट डालने से ही क्या सिर्फ वहाँ पर फ्रॉथ का फॉर्मेशन हो जाता है, नहीं, उसे डिटर्जेंट को डालने के बाद वाटर को हमें क्या करना पड़ता है, हाथों से बहुत तेजी से एजिटेट करना पड़ता है, या फिर आप बोल दीजिए स्टिर करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या बनता है, फ्रॉथ बनता है। तो यहाँ पर हाथ डाल के तो उसे नहीं एजिटेट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एयर पास करते हैं। तो जैसे बहुत एयर पास करेंगे तो बहुत हाई प्रेशर पे जब एयर यहाँ से बाहर आएगी तो इस पूरे मिक्सचर को क्या कर देगी, एजिटेट कर देगी। इससे होगा क्या कि जो पाइन ऑयल है, फ्रॉथर्स, फ्रॉथर हमने क्या यूज किया है, पाइन ऑयल, तो पाइन ऑयल क्या करेगा, वो फ्रॉथ बना लेगा, ठीक है। फ्रॉथ बना लेगा तो जो और पार्टिकल्स है, जैसे ये मेरा फ्रॉथ है, तो जो और पार्टिकल्स हैं वो इसकी सरफेस पे आके क्या कर जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे। इज इट ओके। और ये जो फ्रॉथ है ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि फ्रॉथ हल्का है, तो फ्रॉथ क्या होगा, ऊपर इस तरीके से जाकर के सरफेस पे यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। ये मेरा क्या है, फ्रॉथ है। यहां पर भी ये मेरा फ्रॉथ है, और इस फ्रॉथ में क्या प्रेजेंट है, मेरे और पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो ये है मेरा फ्रॉथ कंटेनिंग वाटर, सॉरी कंटेनिंग ओर, फ्रॉथ कंटेनिंग ओर, ठीक है। और जो इम्प्यूरिटीज थी वो किसको स्टिक करेंगी, मैंने आपको सिखाया था इम्प्यूरिटीज कैसी है, हाइड्रोफिलिक है। तो वाटर को वो, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, तो वो वाटर को स्टिक करेंगी और नीचे यहां पर क्या कर जाएंगी, वाटर के साथ एसोसिएट होके बॉटम में सिंक कर जाएंगी, डूब जाएंगी। तो ये क्या है, इम्प्यूरिटीज है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा मेरा, और पार्टिकल्स को फिर यहां से हम क्या कर लेंगे, इस फ्रॉथ से सेपरेट कर लेंगे। इम्प्यूरिटीज कहां रह जाएंगी, इस कंटेनर के अंदर नीचे रह जाएंगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। दिख रहा होगा ये और लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसका थ्योरी पार्ट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो,
मैं आपको लिखवा देता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स में लिख लेंगे। पहला पॉइंट है और ऐसे लिखते हैं, पाउडर्ड ore is mixed with water in a large tank along with froth stabilizers and collectors, ठीक है, एंड कलेक्टर। अब क्या करेंगे, इस मिक्सचर से हम एयर पास करेंगे एट हाई प्रेशर। एयर इज पास्ड at high pressure, air is passed at high pressure to agitate the mixture। मिक्सचर को एजिटेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, एयर पास करेंगे हाई प्रेशर पे। तो जब आप एयर पास करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, फ्रॉथ का। फ्रॉथ कौन बनाएगा, पाइन ऑयल। तो ओर पार्टिकल्स किसकी सरफेस पे जाकर स्टिक कर जाएंगे, पाइन ऑयल की। तो ओर पार्टिकल्स स्टिक at the surface of oil, at the surface of pine oil and rises at the surface, और वो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, सरफेस पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट, गैंग पार्टिकल्स stick at the surface of water, clear है, at the surface of water and sink at the bottom, और डूब जाएंगे कहाँ पर, बॉटम में, sink at the bottom। कोई प्रॉब्लम। इस तरीके से हम क्या करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू ओर और गैंग पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज को भी लिख लीजिए। और इस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक, रोल ऑफ डिप्रेसेंट, है कि नहीं। डिप्रेसेंट का रोल क्या होता है, तो उसको मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसी में, विच इज कॉल्ड रोल ऑफ डिप्रेसेंट। रोल ऑफ डिप्रेसेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमारे से कई बार पूछा जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या होता है पीबीएस। पीबीएस को क्या बोलते हैं, गैलेना। ये किसका ओर है, लेड का ओर है, लेड मेटल का ओर है पीबीएस। अब
प्रॉब्लम क्या है कि जो गैलेना है इसके साथ जो इम्प्यूरिटी होती है वो ZnS की होती है, जिंक सल्फाइड, है कि नहीं। तो PbS जो गैलेना का ओर है उसके साथ एक और इम्प्यूरिटी है ZnS की। तो जब आप इसका कंसंट्रेशन करोगे किस मेथड से, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, तो दोनों ही चूंकि सल्फाइड है कि नहीं, तो दोनों ही क्या करेंगे, पाइन ऑयल की सरफेस पे जाकर के स्टिक करेंगे। तो दोनों का सेपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा नॉर्मल तरीके से। इज इट ओके? प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि जो गैलेना है, गैलेना क्या होता है, PbS, किसका ओर है, लेड मेटल का, इसके साथ इम्प्यूरिटी क्या होती है, ZnS की। हमें क्या करना है, दोनों को सेपरेट करना है। तो जब सेपरेट करेंगे तो नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि दोनों ही क्या करेंगे, जो पाइन ऑयल है उसकी सरफेस पे जाकर के स्टिक करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो मेरा मिक्सचर था, है ना, जो कंटेनर था जिसके अंदर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस करा रहे थे, उसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट क्या था, सोडियम साइनाइड। डिप्रेसेंट बोलते किसे हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के सल्फाइड ओर की वेटिंग प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। उसे हमने क्या बोला था, डिप्रेसेंट। ठीक है, तो सोडियम साइनाइड यहाँ पे क्या करेगा, ZnS की वेटिंग प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देगा। कैसे रिड्यूस कर देगा, अभी आगे सीखेंगे। तो जब रिड्यूस कर देगा तो ZnS जो है वो ओर पार्टिकल की सरफेस पे जाकर, सॉरी, पाइन ऑयल की सरफेस पे जाकर के स्टिक नहीं कर पाएगा। इज इट ओके? सिर्फ कौन स्टिक करेगा उसे, PbS। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो पहले सारी चीजों को लिखते हैं फिर डिस्कस करते हैं। गैलेना is an ore of lead, is an ore of lead, contain impurity of ZnS। इसके अंदर impurity किसकी होती है, ZnS की। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, in the concentration of galena NaCN, sodium cyanide, is used as depressant। तो याद रखिएगा कि गैलेना के कंसंट्रेशन में हम डिप्रेसेंट क्या यूज करते हैं, सोडियम साइनाइड। अब ये क्या करेगा, सोडियम साइनाइड, देखिए, तो सोडियम साइनाइड रिएक्ट्स विथ ZnS to convert it into its soluble complex Na2ZnCN4। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है Na2ZnCN4। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं आपको। पहले सोडियम साइनाइड रिएक्ट्स विद ZnS एंड कन्वर्ट इट इनटू इट्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स Na2ZnCN4 which forms a layer around remaining ZnS
remaining which form a layer around remaining ZNS and thus reduces its wetting प्रॉपर्टी। इस तरीके से वो उसकी वेटिंग प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। देखिए क्या होगा कि जैसे ही आप सोडियम साइनाइड को डालेंगे तो सोडियम साइनाइड क्या करता है कि वो ZNS से रिएक्ट कर जाता है, सिर्फ ZNS से रिएक्ट करता है, PBS से रिएक्ट नहीं करेगा। और जैसे ही ये इससे रिएक्ट करेगा ये इसको कन्वर्ट कर देगा इसके कॉम्प्लेक्स Na2ZN CN4। इज इट ओके? और क्या बनेगा, Na2S सोडियम सल्फाइड। ये कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम टेट्रासाइनो, दिख रहा है आपको, टेट्रासाइनो जिंकेट, और ब्रैकेट में यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का 2। और ये कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। तो क्या होगा, अच्छा इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा। सोडियम यहां पर कितने हैं, 4 है, तो यहां पर क्या कर देंगे 4। साइनाइड कितने हैं, 4 है, यहां पर भी 4 है, जिंक 1 है और सल्फर 1 है। बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन भी मेरी बैलेंस हो गई। तो क्या होगा, देखिए जैसे ही आप सोडियम साइनाइड डालेंगे तो सोडियम साइनाइड क्या करेगा, ZNS से रिएक्ट कर जाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा उसके एक सॉल्युबल कंपाउंड में जिसका नाम है सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट। अब ये सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट क्या करेगा, जो बचा हुआ ZNS रहेगा उसके साथ उसकी सरफेस पे एक लेयर बना लेगा इस तरीके से। तो अब ये जब लेयर बना लेगा तो ZNS जो है वो पाइन ऑयल के सरफेस पे जाकर के स्टिक नहीं कर पाएगा। तो जब स्टिक नहीं कर पाएगा तो वो सरफेस पे ऊपर नहीं जा पाएगा, वाटर में नीचे सिंक कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से PBS और ZNS एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सोडियम साइनाइड समझ में आया किस तरीके से डिप्रेसेंट की तरीके काम कर रहा है। तो किस तरीके से डिप्रेसेंट की तरीके काम कर रहा है, वो ZNS को उसके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दे रहा है, जो क्या करेगा, बचे हुए ZNS के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। तो ZNS पाइन ऑयल की सरफेस को स्टिक नहीं कर पाएगा और दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इज इट ओके? तो प्यारे बच्चों, एक कंसंट्रेशन मेथड और बच रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, लीचिंग। उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट और जय हिंद। थैंक यू।